भोपाल में बना मिंटो हॉल अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर जाना जाएगा। शिवराज सरकार ने भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। सीएम शिवराज ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मिंटो हॉल जब यहां बना है, इसके निर्माण में यहां के मजदूरों के हाथ लगे हैं, तो फिर इसका नाम विदेशी क्यों होना चाहिए। भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के सम्मान में मिंटो हॉल बनाया था। भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल करने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने नेताओं को महापुरुष के तौर पर पेश करने का आरोप लगाया है, तो जवाब में बीजेपी ने गुलामी का प्रतीक हटाने की बात कही। भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर कर दिया गया है। यह वही भाजपा सरकार ने किया है जो नामकरण को लेकर कांग्रेस को कोसती आई है। यह भाजपा के नेताओं के नाम पर अपने नेताओं को महापुरुष बनाने में लगी और उनके नेताओं के नाम पर विभिन्न स्थानों का नामकरण करने का काम भाजपा द्वारा लगातार किया जा रहा है। जब भोपाल के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया है कि जो मिंटो हॉल जो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रचा और गढ़ा, मिंटो हॉल का नामकरण आज श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर आज हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, भोपाल वासियों के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ने किया। मैं इस बात के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। पहले रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नाम रख दिया गया। 15 नवंबर को भोपाल में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। रेलवे स्टेशन को नए सिरे से विकसित करने के बाद इस रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन से बदलकर महारानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया और अब भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां खेलों के आयोजन के बाद पुरस्कार न मिलने से नाराज खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद अरुण सागर को बंधक बना लिया। आरोप है कि वहां न तो खाने पीने का इंतजाम था, न ही जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के तौर पर पैसे ही दिए गए, जिसका ऐलान पहले किया गया था। जिस पर खिलाड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने स्टेडियम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस के सामने ही वहां लगे पोस्टर फाड़ डाले, साथ ही स्टेडियम के गेट पर ताला भी जड़ दिया, जिसकी वजह से बीजेपी सांसद अरुण सागर स्टेडियम से बाहर नहीं निकल सके। आरोप है कि उन्होंने खिलाड़ियों की इन शिकायतों को अनसुना कर दिया था। हम लोग नहीं निकलने देंगे आज गेट से, अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा, प्राइज नहीं मिलेगा। इसके बाद जब वहां मौजूद पुलिस ने इस हंगामे को शांत कराने की कोशिश की तो नाराज खिलाड़ियों ने सांसद की गाड़ी के सामने खड़े होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को उन पर सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस ने खिलाड़ियों को खदेड़ते हुए कुछ को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी सांसद जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से बाहर निकल सके। बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां बारिश ने तबाही जैसे हालात बना दिए हैं और मौसम विभाग ने सोमवार तक के लिए मुसीबत का रेड अलर्ट जारी किया है। स्कूल कॉलेज बंद किए जा चुके हैं क्योंकि कई रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं। कई एयरपोर्ट बंद किए जा चुके हैं। रेलवे लाइन पानी में डूबी हुई है और ये हालात अभी बन चुके हैं, जबकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऐसे जिलों की गिनती 15 से ज्यादा है जहां ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। तमिलनाडु पर मौसम की ये मार इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि कुछ ही हफ्तों में ये चौथी बार है जब इतने दिन तक लगातार राज्य पर बारिश की मार पड़ी हो। और अभी से जो हालात बारिश की वजह से बन चुके हैं, उनका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 22 जिले ऐसे हैं जहां स्कूल और कॉलेज बंद किए जा चुके हैं और कई रिहायशी इलाके अभी से पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों का भारी नुकसान तो हुआ ही है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई एयरपोर्ट बंद किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के रनवे तक पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ रेलवे लाइन भी पानी में डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से कई रेलें रद्द करनी पड़ी हैं और बहुत सारी ट्रेन देरी से चल रही हैं। जबकि मौसम विभाग ने सोमवार तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ये रेड अलर्ट 5 जिलों के लिए जारी किया गया है, जबकि 15 जिले ऐसे हैं जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बेहिसाब बारिश ने पहले से ही
राज्य में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे जिलों की गिनती 10 से ज्यादा है जहां रिहायशी इलाकों में नदियों का पानी पहुंच चुका है। और जिन जिलों में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े उनमें त्रिची भी शामिल है। त्रिची से होकर गुजरने वाली नदियों में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, इसीलिए नदी का पानी शहर में दाखिल हो चुका है। त्रिची की सड़कों पर ही नदियां बह रही हैं। लोगों के घरों पर भी लहरों का कब्जा हो चुका है। अकेला त्रिची नहीं बल्कि बारिश की मार 20 से ज्यादा जिले झेल रहे हैं। राजधानी चेन्नई की रफ्तार पर भी बादल ब्रेक लगा चुके हैं। सड़कों पर दोपहर के वक्त ही गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। जल भराव रोकने के लिए कई जगहों पर बड़ी बड़ी मोटर लगाई गई हैं। लेकिन सरकार की चिंता बढ़ाई है मौसम विभाग ने, जिसके अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत है। इसे बहुत खतरनाक बताया गया है। कई और देशों में भी इस वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं। बताया गया कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक 20 से ज्यादा लोगों में नए वेरिएंट मिलने का दावा किया गया है। बताया गया कि इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। वहीं इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बैठक की। बैठक के बाद WHO के प्रवक्ता ने बताया कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है इसे समझने में कुछ हफ्ते और लगेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच एम्स दिल्ली में कोविड टास्क फोर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर नवीत विग ने बताया कि लोगों को यह समझना होगा कि नए वेरिएंट आते रहेंगे। उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज़्यादा हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडी से जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज़्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज़्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज़्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज़्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा, तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से टीम इंडिया का अगले महीने होने वाला दक्षिण अफ्रीका का दौरा खतरे में पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के जिस नए वेरिएंट का पता चला उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। भारतीय टीम के दौरे से पहले अभी दक्षिण अफ्रीका में हॉलैंड की टीम मौजूद है। उसे दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन खतरनाक वेरिएंट की वजह से पहले मैच के बाद ही हॉलैंड की टीम ने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया। यानी सीरीज के बचे हुए 2 मैच नहीं खेले जाएंगे और उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का नया वेरिएंट है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को भी डरा दिया है। यूनाइटेड किंगडम ने तो 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों पर रोक लगाई ताकि दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का नया वेरिएंट यूके में ना फैल पाए। और कोरोना के इस वेरिएंट का असर टीम इंडिया के अगले महीने होने वाले दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के जिस नए वेरिएंट का पता चला है उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। भारतीय टीम के दौरे से पहले अभी दक्षिण अफ्रीका में हॉलैंड की टीम मौजूद है, जिसने दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन अभी टीम ने 1 मैच खेला है, उसके बाद ही अपने देश लौटने का फैसला किया है। यानी सीरीज के बचे हुए 2 मैच नहीं खेले जाएंगे और सिर्फ कोरोना का नया वेरिएंट इसके पीछे वजह है। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को डराया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम ने तो 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी है ताकि दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का नया वेरिएंट यूके में ना फैल पाए। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इजराइल में उस वेरिएंट का नया मरीज सामने आ चुका है, जिसके बाद इजराइल की सरकार ने इसे पूरे देश के लिए इमरजेंसी जैसे हालात बता दिए। यूके के अलावा इटली ने भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा दिया,
जबकि फ्रांस ने अगले 48 घंटों के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, जिस तेजी से नया वेरिएंट फैल रहा है उसने WHO की चिंता भी बढ़ा दी है और इस मामले में WHO ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका में ही अब तक इस वेरिएंट के 20 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और अब बहुत तेजी से वहां मरीजों की तादाद बढ़ रही है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के इस नए वेरिएंट को B11529 नाम दिया गया है, जिसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है। परमबीर सिंह के खिलाफ जारी वारंट रद्द हो गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने की शर्त पर उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया। इससे पहले ठाणे पुलिस ने वसूली केस में उनसे 4 घंटे तक पूछताछ भी की। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने बताया कि यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। सऊदी अरब सरकार ने भारत और पाकिस्तान समेत 6 देशों के यात्रियों को सीधे प्रवेश की मंजूरी दे दी। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होगा। पिछले साल कोरोना खतरे की वजह से इस पर रोक लगाई गई थी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के एजेंट वाले तंज पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। ओवैसी ने एक दिन पहले इन दोनों दलों के उन आरोपों का जवाब दिया था जिनमें ये दोनों दल उन पर एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा, एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ओवैसी को लेकर अपने आरोपों पर कायम रही। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन है जो डीजल पेट्रोल हेलीकॉप्टर में डाल रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी अपने रुख पर अड़ी रही। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी के दरअसल ये पूरे प्रदेश के लोगों को पता है कि समाजवादी की कार्यशैली क्या है। कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया और शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को पूरे दिन सदन में मौजूद रहने को कहा। माना जा रहा है कि उसी दिन कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने से जुड़ा बिल संसद में पेश हो सकता है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान संगठन आंदोलन से पीछे हटने के मूड में नहीं है। आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे होनी है। इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 19 नवंबर को पीएम ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ऐलान के बाद कैबिनेट में भी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसानों ने कल देश भर में जश्न मनाया था। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी दूसरी मांगें नहीं मान ली जाती हैं, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। देश की राजधानियों पर प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पर को जाएंगे। किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने आंदोलन खत्म नहीं करने पर राकेश टिकैत पर कार्रवाई की मांग भी कर दी। किसान बोल रहे थे कि भाई जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो अगर कानून वापस हो गया है तो घर वापस जाने की आवश्यकता है। लेकिन उसके बावजूद भी राकेश टिकैत और जो नेता लोग हैं, ये नेता लोग और भी मतलब किसानों को भड़का रहे हैं और भी दूसरे मुद्दों को उठा रहे हैं। दूसरे मुद्दों की चर्चा हो सकती है, उस पूरे मार्ग निकाला जा सकता है, लेकिन आंदोलन खत्म करने की आवश्यकता है। अगर आंदोलन खत्म नहीं करते हैं तो राकेश टिकैत और जो नेता लोग हैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को सलाह दी है कि अब उन्हें पीएम का धन्यवाद करते हुए अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। अब कैबिनेट से भी वो पारित हो चुका और सरकार ने कह दिया कि ये जो सेशन आ रहा है उसमें हम इसको पास कर देंगे। तो इस हिसाब से तो इनको प्रधानमंत्री जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए था, इनको खुश होना चाहिए था
कि इनकी इतनी बड़ी मांग प्रधानमंत्री जी ने मान ली। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था और अपने अपने घरों को वापस जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के नेताओं को हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जिला स्तरीय मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का काफिला दादरी पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही इसकी भनक किसानों को लग गई। फिर तो फोगाट खाप की अगुवाई में आंदोलनकारी किसान सड़कों के किनारे काले झंडे लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई का इंतजार करने लगे और जैसे ही दिग्विजय चौटाला की गाड़ी वहां पहुंची, किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि विरोध प्रदर्शन को देखने के बावजूद दिग्विजय चौटाला वहां रुके और जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, किसानों ने उन्हें घेर कर नारेबाजी तेज कर दी। इस विरोध के बीच ही दिग्विजय चौटाला पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। अगर वो किसी बात को चाहते हैं दुष्यंत जी के माध्यम से वहां तक ले जाना, हम वो माध्यम बनने के लिए भी तैयार हैं। दिग्विजय चौटाला ने किसानों के विरोध को गले का हार बताया और कहा कि वो किसानों का सम्मान करते रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्वालियर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जोरदार स्वागत किया गया। अपने 2 दिनों के दौरे के समय वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद मेरठ के डीएम ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने विदेशों से आने वाले लोगों की जांच करवाने को कहा, साथ ही लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शादी समारोह के समय कॉफी बनाने वाली एक मशीन में धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट से विदेशी करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पास से भारतीय रुपयों में करीब 3 करोड़ 70 लाख की विदेशी करेंसी जब्त करने का दावा किया गया। भोपाल में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें एक लड़की समेत 2 की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि पड़ोस की 2 महिलाओं से पैसों की लेन देन और आर्थिक तंगी की वजह से इस परिवार ने ये कदम उठाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। अतिक्रमण हटाने के समय हंगामा न हो, इसके लिए काफी तादाद में पुलिस वाले तैनात रहे। अमेरिका के लॉस एंजलिस से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। इस हादसे में इमारत की छत धराशायी हो गई, जबकि आग को बुझाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 2 तरफ जुटे और पानी की बौछार से आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। आग इमारत के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटों में कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। आग की वजह से लगातार निकल रहे धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखा। आग पर काबू पाने के लिए एक दमकल कर्मी जान जोखिम में डालकर दमकल की गाड़ी में लगी सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर खड़ा हो गया। इस दौरान ऐसा लगा जैसे आग बुझाने की कोशिश नाकाम हो रही है, लेकिन काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद आग कम होती नजर आई। दावा किया गया कि आग लगने की वजह से वहां बड़ा नुकसान हो गया। यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट की यह घटना डीएम दफ्तर के सामने शुरू हुई, जहां देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मानो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें लाल शर्ट पहने एक आदमी बीच सड़क पर दूसरे पक्ष के एक शख्स को पूरी ताकत से मारता दिखा। वो यही नहीं रुका, उसने उसे पीछे की तरफ धकेल कर सड़क पर गिरा दिया। जिस शख्स को नीचे गिराया गया, उसके 2 साथियों ने दूसरे पक्ष के एक लड़के को इस कदर पकड़ लिया कि उसे सांस लेने के लिए भी उनसे इजाजत लेनी पड़े और फिर शुरू हुई उसके साथ मारपीट। बाद में वहां इकट्ठा हुए लोगों के दखल के बाद वो लोग शांत हुए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और खबर है कि उनकी कोशिश कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को ममता बनर्जी की पार्टी से जोड़ने की है। News18.com की रिपोर्ट है कि इसके लिए वो फिलहाल कर्नाटक में कई सांसदों और बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। खबर है कि प्रशांत किशोर की कोशिश कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता एमबी पाटिल को टीएमसी में लाने की है। एमबी पाटिल कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और उन्हें कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिना जाता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एमबी पाटिल से प्रशांत किशोर की मुलाकात नहीं हो पाई है। दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ऐसे नेताओं की लिस्ट लेकर कर्नाटक पहुंचे हैं जिन्हें वो तृणमूल कांग्रेस में लाने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि 2023 में होने वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में टीएमसी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बंगाल चुनाव जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कई राज्यों में पार्टी का विस्तार करने और चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली।
मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक बुजुर्ग किसान की मौत पर गांव वालों ने बवाल खड़ा कर दिया। उनका आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम ने जगदीश सिंह नाम के इस किसान के मकान पर छापा मारने के साथ ही उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई, जिस पर उन लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो किसान के शव को सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे, जिससे सड़क जैम हो गई। वो यही नहीं रुके, उन लोगों को शांत करने पहुंची पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने पुलिस वालों की बात सुनने की बजाय उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए गांव वालों ने रास्ता जैम करने का तरीका निकाला, जिसके लिए उन्होंने किसान का शव रखने के साथ वहां मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और पेड़ का तना लिटाकर सड़क पर रख दिया। जब इतना भी उन्हें काफी नहीं लगा तो एक लड़का सड़क पर लेट गया, जिसे बाद में पुलिस वालों ने जबरन वहां उठाकर रास्ता खुलवाया। कांग्रेस समेत 13 दलों ने संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। संसद में संविधान दिवस के कार्यक्रम में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर सियासी संग्राम छिड़ गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विपक्षी दलों पर बरस पड़े। ये बहुत निंदनीय उनका एक कार्य है और देश सब देख रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में हुए एक कार्यक्रम में राजनीति में परिवारवाद पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने सवाल किया कि जो दल खुद लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। हालांकि कांग्रेस ने संविधान दिवस पर हुए इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, लेकिन पार्टी ने इस मुद्दे पर जो सफाई दी उसमें सरकार पर विपक्ष की अनदेखी और संवैधानिक परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कोई अवसर ये सरकार नहीं छोड़ती और संविधान की परंपराओं को दबाकर निर्णय ना लिए जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के संविधान बचाओ रैली में शामिल होने पर बीजेपी ने तंज कसा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप मढ़ दिया और दावा किया कि कुर्सी के लिए उनके घर में ही कलह है। वह और पत्नी एक को सांसद बनाना चाहते हैं, स्वयं मतलब बनना चाहते हैं, बाकी सिमट गया। बात परिवार पर आई तो बीजेपी के तंज को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों से जोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक इनके सपने में अखिलेश यादव आते हैं क्योंकि उनको हार का डर सताने लगा है। सूरत में नगर निगम ने कोरोना वैक्सीन अभियान को तेज कर दिया। वहां टीके की दूसरी डोज लगवाने वालों को 1 लीटर तेल मुफ्त दिया गया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के बीच क्लासरूम के अंदर जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि मामूली बात पर छात्र एक दूसरे से उलझ गए और देखते ही देखते उनके बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वो मारपीट पर उतारू हो गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि जैसे ही एक छात्र ने दूसरे को धक्का मारा, पीछे से एक दूसरे छात्र ने उसके गले को पकड़कर उस छात्र को नीचे गिरा दिया। इतना हुआ ही था कि उस छात्र के कुछ दोस्तों ने उनके दोस्त के साथ मारपीट करने वाले लड़के को पीछे की तरफ धकेल कर उसे खूब मारा। हद तो तब पार हो गई जब छात्रों ने एक दूसरे पर कुर्सी मेज उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। बताया गया कि क्लासरूम के अंदर छात्रों के बीच मारपीट करीब आधे घंटे तक यूं ही चलती रही। मिस्र की एक सड़क को 3000 साल पुरानी मूर्तियों से सजा दिया गया। वहां के पुरातत्व से जुड़े हजारों साल पुराने इतिहास को दिखाने के लिए ऐसा किया गया और एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया जिसमें काफी देर तक आतिशबाजी होती रही। रंग बिरंगी रोशनी से रात सजी रही, जिसमें रंग भरने के लिए सैकड़ों कलाकार भी पहुंचे। जिन मूर्तियों को सड़क के एक ओर लगाया गया है वो 3000 साल पुरानी बताई जा रही हैं, जिनका सिर भेड़ों से मिलता जुलता है। इन्हीं पर इस सड़क का नाम रैम्स रोड रखा गया है। ये सड़क मिस्र के मशहूर कर्णक मंदिर पर खत्म होती है। सूर्य देवता का ये मंदिर भी हजारों साल पुराना बताया जाता है। अब तक इस सड़क को मंदिर के कारण ही पाथ ऑफ गॉड कहा जाता था। मिस्र को उम्मीद है कि 3000 साल पुरानी मूर्तियां पर्यटकों को खींचने में कामयाब होंगी। इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री और पर्यटन मंत्री खुद इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर जाएंगे। केजरीवाल मोहाली में चल रहे शिक्षकों की प्रदर्शन में शामिल होंगे। साथ ही वो एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ के आने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि उस दौरान वहां कोई भी मौजूद नहीं था। करीब 10 मिनट तक पेट्रोल पंप के आसपास घूमने के बाद ये बाघ जंगलों में चला गया।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में चौकी इंचार्ज के पैर में गोली मारकर घायल करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ लूट और रंगदारी समेत कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। चेन्नई में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। कुछ इलाकों में तो 3 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार के दानापुर में एम्बुलेंस चालक पर ट्रैफिक पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश का आरोप लगा, जिसके बाद लोगों ने चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के बांका में अचानक एक घर में आग लग गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी यह आग कुछ ही देर में पूरे घर में फैल गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोगों ने काफी कोशिशों के बाद आग को बुझा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने लखनऊ में पुलिस से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने फर्जी जज बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी मामला रफा दफा करने के नाम पर लोगों से वसूली करता था। यूपी के बुलंदशहर में एक मजदूर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि 2 दिन पहले इस मजदूर का कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने मजदूर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बिहार के नवादा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सरसों का तेल ले जा रहे एक टैंकर के पलटने से हादसा हो गया। इससे टैंकर में रखा सारा तेल जमीन पर फैल गया। सरसों का तेल इस्तेमाल घरों में खाना पकाने समेत कई चीजों में होता है और पिछले कुछ समय से ये काफी महंगा बिक रहा है। लिहाजा हादसे की खबर लगते ही वहां तेल लूटने की होड़ मच गई, जिसके लिए लोगों की भारी भीड़ हादसे वाली जगह पर जुट गई। पास ही तेल का टैंकर जमीन पर लुढ़का हुआ दिखा, जिससे तेल जमीन पर फैला तो मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढों में भर गया, जहां से लोग अपने हाथों में उसे उठाते दिखे। लोगों में तेल लूटने की ऐसी होड़ दिखी कि जिसे जो तरीका समझ आया वो उसी तरीके से तेल को बर्तनों में भरता नजर आया। एक आदमी ने कपड़े को तेल के ऊपर डाल दिया और जब कपड़े ने तेल सोख लिया तो उसने कपड़े को निचोड़कर तेल को डिब्बे में भर दिया। तेल लूटने के लिए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, हर कोई जुटा दिखा। वहां मौजूद हर कोई किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा तेल भरकर ले जाने की कोशिश में नजर आया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन लोग तब भी नहीं रुके। बह गया है फूट के, उसी को मिट्टी में से लोग काच रहा है, उठा रहा है। कुछ ही देर में लोग डिब्बों और बर्तनों में तेल भरकर अपने घर ले जाते दिखाई दिए। इस बीच वहां एक क्रेन को बुलवाया गया, जिसकी मदद से टैंकर को उठाकर वहां से हटाया गया। बिहार की राजधानी पटना से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सिविल कोर्ट में 2 वकीलों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि एक केस लड़ने के लिए 2 वकील रख लिए गए, जिस पर वो दोनों आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि दोनों वकीलों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे। अदालत में शोरगुल सुनकर वहां लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इससे उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो एक दूसरे से मारपीट करने में मशगूल दिखे। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दोनों वकील एक दूसरे को धकेलते हुए भी नजर आए। हंगामा बढ़ा तो कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और दोनों को शांत करवाया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।